हेलो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हमारा क्रैश कोर्स का चैप्टर नंबर 4 है। आज हम जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने के चांस है सारा कवर किया जाएगा। इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़ के खत्म कर लिया। जीवों जनन पढ़ लिया, पुष्पिपातों लैंगिक जनन पढ़ लिया है, उसके बाद मानव जनन पढ़ लिया। 3 चैप्टर हमने पढ़ लिया और उसका क्वेश्चन भी कर लिया है। आशा करते हैं आप लोग देख लिए होंगे। अगर आप इस क्रैश कोर्स से जुड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ ईमानदारी से पढ़ना है। सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। हमारे पास समय भी पर्याप्त मात्रा में है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। मानव जनन का क्वेश्चन हमने लाइव करके अपलोड कर दिया, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अब जब देखिएगा तो थोड़ा स्पीड अप बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें आंसर देना होता है, तो थोड़ा लेक्चर लेंदी हो गया है, मतलब बड़ा हो जाता है ड्यूरेशन उसका। तो आप फास्ट करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में। मानव जनन पढ़ लिया, जनन बौआ जन्म ले लिया है ना। अब हम क्या जानते हैं कि जो जनन स्वास्थ्य है, जनन रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है जितना मानव जनन में हम पढ़े कि जनन किस तरह से जरूरी होता है जीव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन स्वास्थ्य क्या होता है? जनन स्वास्थ्य ध्यान से सुनते रहिएगा, कंटेंट में कुछ भी कमी नहीं आएगा। आपका एनसीईआरटी पूरा कवर किया जाएगा और जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारा कवर किया जाएगा। अब जब यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप यहाँ से लेक्चर देख रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेगा, आपके एनसीईआरटी का सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य। आइए सबसे पहले हम जानते हैं जनन स्वास्थ्य होता क्या है। जब हम आपको पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, वहाँ हम आपको पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ हम जानते हैं जनन स्वास्थ्य क्या होता है। जनन स्वास्थ्य का सिंपल मीनिंग होता है जनन के सभी पहलुओं, जैसे कि शारीरिक रूप से हो गया, व्यवहारात्मक रूप से हो गया, सामाजिक रूप से हो गया, इस सब रूप से आपको क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। तब आप क्या कहिएगा? जनन रूप से स्वस्थ। तो देखिए क्या लिखे हैं, जनन स्वास्थ्य क्या होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बताते हैं आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन होता क्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से भी, व्यवहारात्मक रूप से तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं? जनन स्वास्थ्य कह लेते हैं। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, जनन स्वास्थ्य क्या होता है। सिंपल आपसे पूछा जाएगा बताइए जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से, सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कह लेते हैं। देखिए क्या लिखे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीचे हम लिखे WHO, हु। यहाँ हु मतलब कौन नहीं है, यहाँ हु का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मार्कर चेंज करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है? यह एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 194 देश शामिल है। इसका काम क्या होता है कि अगर विश्व में कोई भी महामारी आता है ना, महामारी जैसे भी कोरोना आया था ना, कितना को निपटा के चल गया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करता है? ये गाइडलाइन जारी करता है कि किस तरह से हमको उस महामारी से बचना है, क्या उसका प्रिकॉशन है। अगर कोई मेडिसिन है या कोई वैक्सीन आया तो यही जारी करता है WHO कि किस तरह से हमको उस बीमारी से बचना है। तो WHO क्या है? यह एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। यह क्या करता है? गाइडलाइंस जारी करता है किसी भी महामारी से बचने का तरीका। किसी भी बीमारी जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना से किस तरह से बचना है, इसका वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगा, सब क्या करेगा? ये WHO ही डिसाइड करता है। तो WHO के अनुसार ये जनन स्वास्थ्य का क्या हो गया जी? डिफिनेशन हो गया। पता चल रहा है यहाँ तक? सिर्फ आपको याद रखना WHO का, इसका संस्थापना कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था, ये सब आपको नहीं जानना। जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से मतलब इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था। आइए उसके बाद देखिए हम क्या समझ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर का मुख्य लक्ष्य क्या है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या? जनन स्वास्थ्य जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या क्या लक्ष्य है, ये ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहले क्या लिखे हैं? परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है। अभी देख रहे हैं जिस तरह से जनसंख्या एकदम से विस्फोट हुए जा रहा है, जनसंख्या नियंत्रण करना क्या है जी? बहुत जरूरत है, जरूरी है। उसके बाद देखिए क्या लिखे, पढ़ेंगे आपको परिवार नियोजन के बारे में। उसके बाद देखिए क्या लिखे, यौन संचारित रोगों का रोकथाम। यौन संचारित रोग क्या होता है ये भी आपको हम पढ़ेंगे, सुन लीजिएगा। यौन संचारित रोग का मतलब होता है कोई भी ऐसा रोग जो यौन संबंधित हो, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करने के दौरान जो रोग फैलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका एड्स हो गया, सबसे खतरनाक रोग होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को एड्स हो गया, 100% नहीं 200% फिक्स है कि मरेगा ही मरेगा। भले आप उसको दवा ववा खिला करके थोड़ा दिन लंबा जिया लीजिएगा, लेकिन मरेगा फिक्स है, क्योंकि अभी तक एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, सुरक्षित मातृत्व। सुरक्षित मातृत्व कहने का मतलब जो
बच्चे को जन्म देती है उसको क्या करना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना। बहुत जगह देखा गया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहाँ सही से केयर नहीं किया जाता है, तो फिर देखिएगा जो बच्चा को जन्म देती है माँ और बच्चा दोनों का मृत्यु हो जाता है, जिसको हम लोग MMR कहते हैं, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। यानी कि बच्चा को जन्म देते वक्त अगर किसी भी माता का मौत हो जाता है उसी को हम लोग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो ये क्या होता है, अगर हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, और देखिएगा जनरली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं बहुत जगह व्यवस्थाएं नहीं होती है, वहाँ अगर प्रेग्नेंट लेडी पहुंची डिलीवरी के टाइम पर उसको पेन होते रहता, बोलता है कि आधा घंटा रुकिए अब हो जाएगा अब हो जाएगा, और इसी कारण कभी कभी देखा गया कि अधिक पेन हो जाने के कारण माँ बच्चा दोनों का मृत्यु हो जाता है। तो ये सब क्या है, जनन स्वास्थ्य जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब का लक्ष्य है कि परिवार नियोजन करना, यौन संचालित रोग को रोकना है, सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा प्रदान करना है, उसके बाद किशोरों में सही यौन शिक्षा देना। बहुत जगह स्कूल में तो यौन शिक्षा के बारे में बताया ही नहीं जाता, यौन शिक्षा का चर्चा करना ही मतलब लज्जित फील करता है, जबकि बताना चाहिए स्कूल में बच्चों को कि यौन शिक्षा क्या होता है, सेक्स एजुकेशन देना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखे, प्रजनन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना। जितना भी प्रजनन से संबंधित सेवाएं हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार का मेडिसिन हो गया, अलग अलग प्रकार का जो मशीन आता है जो कि जनन रूप से स्वास्थ्य रखने में मदद कर सकता है, वो सब क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल में प्रोवाइड करना चाहिए। इसके लिए क्या हो सकता है कि जो आपका हॉस्पिटल है, जो भी हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो पढ़े लिखे डॉक्टर को होना जरूरी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंधी आया पता चला हॉस्पिटल गायब हो गया, तो ऐसा नहीं, अगर उसमें हॉस्पिटल एडमिट रहेगा तो बताइए उसको भी हानि हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पढ़ा लिखा डॉक्टर होना चाहिए, जो व्यवसायिक जो कि पढ़ लिख के डॉक्टर बना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा जी, जनन ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो लक्ष्य है ये पूरा हो सकता है। और इसको पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, मतलब एक होता है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिल के काम करती है। जैसे पल्स पोलियो का आप लोग नाम सुने होंगे, अभी पोलियो भारत से लगभग खत्म हो चुका है। देखिएगा उसमें जो पल्स पोलियो का कार्यक्रम बहुत तेजी से चलता था, हर एक 6-6 महीना पर होता था। 2 बूंद जिंदगी का नाम सुने होंगे, इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संस्थाएं मिलकर काम करती है, तब जाके क्या होगा जी, हमारा इंडिया जनन रूप से स्वस्थ हो पाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए आप, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हम लोग जनन स्वास्थ्य पढ़ना शुरू किए हैं, बोर्ड पे जितना लिखेंगे आप जब लेक्चर देख लीजिएगा, जब आप जाके क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए, जनन स्वास्थ्य क्या होता है समझ गए। WHO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका क्या क्या लक्ष्य है, परिवार नियोजन, यौन संचालित रोग, सुरक्षित मातृत्व, किशोरी में यौन शिक्षा, प्रजनन से संबंधित सेवा उपलब्ध कराना। अब हम समझेंगे कि भारत को जनन रूप से स्वस्थ बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आया था। हमको 2 कार्यक्रम के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना परिवार नियोजन के बारे में, एक पढ़ना है RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में। जो हमारा परिवार नियोजन है ये 1951 में लाया गया था भारत को जनन रूप से स्वस्थ बनाने के लिए। अभी जो हम बोले समझिए, ये भी क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछा जाएगा बताइए परिवार नियोजन भारत में कब आया था, याद रखिएगा 1951 ईस्वी में आया था। और जो हमारा ये RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये 1997 ईस्वी में आया था। तो आइए हम इसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। परिवार नियोजन क्या है, फैमिली प्लानिंग कहते हैं, हाँ फैमिली प्लानिंग को ही हम हिंदी में परिवार नियोजन के लेते हैं। उसके बाद RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये किस तरह से काम करता है, तो आइए यहाँ तक लिख लीजिए, हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में जनन संबंधित कुछ कार्यक्रम आए थे ताकि समाज को जनन रूप से क्या किया जाए, स्वस्थ बनाया जा सके। हमने भी आपको बताया कि 2 प्रोग्राम आए थे, ऐसे आए थे ढेर सारा प्रोग्राम। हमको 2 प्रोग्राम के बारे में पढ़ना, एक पढ़ना फैमिली प्लानिंग के बारे में 1951 ईस्वी में आया था, एक था RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और एक था RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। देखिए इधर लिख दिए होंगे हिंदी, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। जो फैमिली प्लानिंग था परिवार नियोजन 1951 ईस्वी में आया था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा, बताइए परिवार नियोजन कब आया था भारत में, तो 1951 ईस्वी में याद रखिएगा। और जो RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम ये 1997 ईस्वी में आया था। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखे हैं, भारत में जनन संबंधित कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम। पहला क्या लिखे, राष्ट्रीय परिवार नियोजन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 ईस्वी में आया था। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RCH। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। RCH का पूरा नाम पूछेगा तो आप कहिएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो कि 1997 ईस्वी में आया था। इसका काम क्या होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना है कि किस तरह से हमको जनन रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। उसके बाद देखिए हम क्या लिखे हैं कि फैमिली प्लानिंग क्यों आवश्यक है। आइए ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। फैमिली प्लानिंग क्यों आवश्यक है, यानी कि परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है। परिवार नियोजन करने का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है। देखिए नीचे लिखे हैं, अनियंत्रित जनसंख्या को रोकने बचाना है।
आइए उसके बाद हम देख रहे हैं कि आरसीएच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। पढ़ना शुरू करें, क्या मुख्य उद्देश्य है। तो आइए देखिए क्या लिखे हैं। आरसीएच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, लिख दिया, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना। कौन माता, जहाँ प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, बच्चा को जन्म देगी, उसका। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। आइए उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। आइए उसके बाद देखिए इधर क्या लिखे हैं, किशोरों और किशोरियों में, किशोर और किशोर यानी कि गर्ल्स और बॉयज में यौन शिक्षा एवं प्रजनन संबंधित शिक्षा देना। स्कूल में, जो भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल है, वहां पर सेक्स एजुकेशन जरूर देना चाहिए। बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। जब हम लोग क्लास 8 में पढ़ते थे, जनन चैप्टर का नाम सुन के यहाँ से आ जाता था, और टीचर लोग भी नहीं पढ़ाते थे कि जनन पढ़ना नहीं है, जनन स्वास्थ्य क्या होता है, ये सब कुछ चर्चा ही नहीं करना है इस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग को जागरूक करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट को एजुकेट करिएगा तो एजुकेट जो स्टूडेंट हो जाएगा, आगे चल को क्या करेगा जी, उसका सही इस्तेमाल करेगा कि किस तरह से हमको जनन रूप से स्वस्थ रहना है, किस तरह से परिवार नियोजन करना है, ये सब नॉलेज होना चाहिए। देखिएगा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब उनका शादी हो जाएगा तो देखिएगा वो 1-2 साल तक बच्चा नहीं करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि जो भी महिलाएं जिनका शादी हुआ, अगर वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर है तो उनको क्या देना चाहिए, टाइम देना चाहिए। अगर एक बउआ हो गया, फिर देखिएगा वो कुछ दिन रुक करके, 1 साल या 2 साल रुक करके फिर दूसरा बच्चा पैदा करती है। लेकिन वही जो शिक्षित लोग होते हैं, जहाँ शिक्षा का अभाव होता है, देखिएगा तुरंत एकदम बउआ जन्मा देगा, 3-4 को जन्मा देता है। इन्हें कि 21 साल में, मतलब समय लेता है, लेकिन 3-4 साल में 3-4 को बउआ जन्मा देता है। तो ये सब कमी है, ये सबको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, महिला को सुरक्षित प्रसव और पोषण संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। जो महिलाएं हैं उनको क्या करना चाहिए, सुरक्षित प्रसव और पोषण संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। जो भी पोषण होता है, महिला को जो अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल में जो वर्कर होते हैं, महिलाएं होती, वो देखिएगा गांव में जा करके या कहीं भी कैंप लगता है, वहां बताया जाता है कि किस तरह से आपको जनन रूप से स्वस्थ रहना है। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लिए हैं तो आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जब बच्चा जन्म लिया तो बच्चा को क्या खिलाना, आपको क्या खाना है, ये सब क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि लोग में जागरूकता फैल सके। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना मतलब जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है वो उसका क्या होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। माँ का कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा बात करने लगे थे। आइए देखिए नेक्स्ट 7 नंबर में देखिए क्या लिखे हैं, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और अन्य जनन रोगों की रोकथाम और इलाज करना। ये सब क्या है जी, आरसीएच कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या काम करेगा, कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती है, कुछ ऑडियो और विजुअल, ऑडियो मतलब सुनने योग्य, विजुअल मतलब जिसको कि हम देख भी सकते हैं, उसकी मदद से क्या किया जाता है, लोगों में या समाज में जागरूकता फैलाई जाती है। और इस सबको अगर चाहते हैं कि और बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे स्कूल में भी यौन शिक्षा होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे आरसीएच का क्या क्या प्लान है, उसमें हम देखेंगे। जो आपके टीचर है, आपके पेरेंट्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, ये सब क्या करना चाहिए, आपको इस सब के बारे में सही जानकारी देना है, भ्रमित नहीं करना है। ठीक, नोट में देखिए क्या लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लघु परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ स्लोगन का उपयोग किया जाता है। जो लघु परिवार होता है उसको प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। आप देखिएगा जिसको 1 बउआ होगा फिर उसको पैसा दिया जाता है, 2 बउआ फिर पैसा दिया जाता है। अगर 2 बउआ के बाद आगे आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से। इससे क्या होता है जी, लोगों में जागरूकता फैलता, मोटिवेट होता है कि हमको 2 बच्चा से ज़्यादा नहीं करना है। छोटा परिवार, देखिए कुछ स्लोगन लिखे हैं, हम 2 हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार। विवाह का योग आयु, मेल में 21 साल, फीमेल में 18 साल। आइए आपको हम समझाते हैं, हम 2 हमारे 2, इससे ज़्यादा होने न दो। उसको देखिए क्या लिखे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2 से हमको एक जोक याद आता है। तो सुनिएगा, जो कुछ इस तरह से है कि एक घर के बाहर लिखा था बच्चे 2 ही अच्छे। तो सामने से एक व्यक्ति गुजरा तो उनको लगा कि लगता आदमी शिक्षित है, फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन को सपोर्ट कर रहा है। घर के बाहर लिख के रखा है कि हम 2 हमारे 2। जब वह व्यक्ति घर के अंदर गया, तो देखा 5-6 बच्चा खेल रहा है। फिर आदमी से पूछा, अरे आप तो घर के बाहर लिख के रखे, हम 2 हमारे 2, आप तो फैमिली प्लानिंग को सपोर्ट कर रहे हैं और आपके घर में 5-6 बच्चा खेल रहा है। तो आदमी कहता है कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं, बाकी सब बदमाश है। चलिए आइए उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये स्लोगन है लोग को मोटिवेट करने की। जैसे स्लोगन ढेर सारा आप सुने होंगे कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा से मजदूरी कराओ, इस तरह का स्लोगन सुने होंगे।
सिर्फ यही याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा स्लोगन नहीं कि बेटा समझदारी करा। चलो आयो, उसके बाद देखिए क्या लिखा, विवाह का जो आयु है ये मेल में 21 साल और फीमेल में 18 साल। 2021 में फिर से मैरिज एक्ट लाया गया था जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों का विवाह का उम्र 21 साल कर दिया गया था, लेकिन अभी तो लागू नहीं होगा। अभी आपको याद रखना, एनसीईआरटी में यही दिया है कि मेल में 21 साल शादी का होना चाहिए और फीमेल 18 साल के बाद शादी करेगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक पता चल रहा हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। जितना हम बोर्ड पे लिखे हैं इस सब से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया जा चुका है, पूछा जा चुका, आगे भी पूछने का चांस है। आपको ध्यान से लेक्चर अटेंड करना है, ध्यान से लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी पढ़ना, जाके कहीं से क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे फिर हम भी तो लाइव आके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 6 बजे। आज अगर खत्म हो गया तो कल अपलोड कर देंगे, अगर कल होगा तो हम लोग कल ही, नहीं तो नेक्स्ट डे हम लोग आकर अपलोड लाइव क्लास करेंगे 6 बजे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जब भी हम लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये यहाँ तक पढ़ लिया, लिख लिया है। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि आरसीएच का तो हम समझ लिए मुख्य कार्यनीति क्या है। अब हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में बढ़ावा देने का भी जरूरत है। जो ये जनन रूप से स्वस्थ बनाना है स्वास्थ्य को, इसमें रिसर्च भी जरूरी है। तो एक CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है, इन्होंने एक टेबलेट बनाया था जिसका नाम था सहेली। हम पढ़ेंगे डिटेल में सहेली के बारे में, सहेली कैसे काम करता है, इसको कब कैसे लेना है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, आइए छापिए। आइए देखिए, नोट नंबर 1 में क्या लिखे कि लघु परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ स्लोगन दिए जाते हैं, जैसे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। शादी का उम्र लड़का में होना चाहिए 21 साल और लड़की में होना चाहिए 18 साल 2006 एक्ट के अनुसार। ठीक, 2021 के अनुसार दोनों में 21 साल, जो भी लागू नहीं होना है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि लड़का में जो शादी का एज होना चाहिए 21 साल, लड़की में 18 साल, बिल्कुल सही है। चलिए देखिए नोट 2 में क्या लिखे हैं, CDRI, पूरा नाम भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? लखनऊ में है। इन्होंने क्या किया है, एक गर्भ निरोधक की खोज की जिसका नाम है सहेली। ये सखी सहेली नहीं है जी, ये एक गर्भ निरोधक गोली है। समझ रहे हैं? यहाँ तक हम सहेली के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, इसका क्या दुष्प्रभाव है, उसके लिए पूरा एक बोर्ड चाहिए। तो आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि सहेली किस तरह से काम करता है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो पहले इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। तो आइए हम लोग सहेली टेबलेट के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है। इसे CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में उपस्थित है, उन्होंने ही इसका इन्वेंशन यानी कि खोज किया था। सहेली क्या करता है, गर्भ को रोकता है। हम जानेंगे कि किस तरह से सहेली काम करता है, कब इसको लेना चाहिए, इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सहेली के बारे में। आइए ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है। ये क्या है, कंट्रासेप्टिव पिल है। गर्भ निरोधक मतलब क्या होता है, जो गर्भ को रोकता है। गर्भ रोकने का ढेर सारा विधि है जो कि हम आगे आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी हम सिंपल जान रहे हैं कि सहेली क्या होता है, सहेली किस तरह से काम करता है, उसका क्या फायदा है। आइए तो क्या लिखे हैं, सहेली एक गर्भ निरोधक गोली है। ये नॉन एस्टेरॉयड है, सबसे बड़ा फायदा यही है। ये क्या, नॉन एस्टेरॉयडल पिल है। पिल मतलब गोली होता है, यानी कि इसमें कोई हार्मोन नहीं पाया जाता। यानी कि अगर आप लंबे समय तक भी इसका उपयोग करते हैं तो आप पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसका बहुत ही कम दुष्प्रभाव होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, इसे हम सेंट क्रोमान के भी नाम से जानते हैं, सॉरी सेंट क्रोमेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सेंट क्रोमेन नाम का सब्सटेंस पदार्थ पाया जाता है, जो कि क्या होता है, नॉन एस्टेरॉयडल, यानी कि ये हार्मोन नहीं है। ठीक, यानी कि सेंट क्रोमोन क्या करेगा, आपके हार्मोन को इनबैलेंस कुछ नहीं करेगा, यानी कि आप पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे, इसे हम सीरम SERM यानी कि सरफेस एस्ट्रोजन रिसेप्टर के भी नाम से जानते हैं, सरफेस एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के भी नाम से जानते हैं। समझाते हैं ये होता क्या है। देखिए क्या लिखे, सरफेस एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, यानी कि जो इंडोमेट्रियम के वॉल में एस्ट्रोजन को रिसेप्ट करने वाला मॉड्यूल ये होता है, रिसेप्टर होता है, उसको क्या करेगा, ये मॉडिफाई कर देगा, यानी कि बदल देगा। किस तरह से काम करता है ये आपको हम समझाते हैं। आगे देखिए क्या लिखे, इसका बहुत कम ही दुष्प्रभाव होता है। आइए हम समझते हैं किस तरह से सहेली काम करता है। देखिए क्या लिखे, हाउ सहेली वर्क, सहेली किस तरह से काम करेगा। ये आपका गर्भाशय का दीवार है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। गर्भाशय का 3 गो दीवार होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में ही क्या होता है जी, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जाके चिपकेगा, जिसको हम लोग कोरक पुट्टी बोलते हैं। और जब मासिक चक्र शुरू होता है तो यही दीवार क्या होता है, टूटता और ब्लीडिंग होता है। हम लोग पूरे पढ़ चुके हैं मासिक चक्र के बारे में, अब यहाँ समझ लीजिएगा। देखिए ये आपका गर्भाशय का दीवार है। जब ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ये जो ब्लैक कलर से दिखा है,
जब इस पर एस्ट्रोजन हार्मोन आता है तो जब ये रिसेप्ट कर लेगा तो क्या होता है, जो गर्भाशय का दीवार होता है वो बन जाता है। जब बन जाएगा तो क्या होगा, मासिक चक्र रुक जाएगा, ओवुलेशन हो गया था, तो यहाँ के क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा इसमें आके चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप सहेली टेबलेट खा लेते हैं तो होता क्या है, ये सहेली टेबलेट क्या करेगा, इस एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देगा। यानी कि अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन आएगा वो गर्भाशय के दीवार पर वर्क नहीं करेगा। जब गर्भाशय के दीवार पर काम नहीं करेगा एस्ट्रोजन, क्योंकि इसको तो मॉडिफाई कर दिया, जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है वो रिसीव ही नहीं कर पाएगा एस्ट्रोजन को। अब क्या होगा, जो आपका गर्भाशय का दीवार है वो नहीं बनेगा, पतला हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा जी, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा। क्या करेगा, उसको बदल देगा। इधर देखिए लिख दिया, क्या होगा समझ पाइएगा। देखिए क्या लिखा, गर्भाशय की परत को पतला कर देती है, जिससे क्या होगा जी, फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय में चिपक नहीं पाता है। जब हम आपको मानव जनन पढ़ाए थे तो वहां आपको बताए थे कि जो कोरक पुट्टी होता है, यानी कि जो जैगोट यूग्मस होता है, आगे चल के जब वो क्लीवेज डिवीजन से बनता है कोरक पुट्टी, वही कोरक पुट्टी कहाँ आके चिपकता है, ये गर्भाशय के दीवार में आके चिपकता है। तो होता क्या है, ये जब आप सहेली टेबलेट ले लीजिएगा तो ये गर्भाशय के दीवार को परत को क्या करेगा जी, पतला कर देता है, जिससे फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय में आके चिपक नहीं पाता है। उसके बाद और ये क्या कर देता है, ये अंडाशय से अंडों की रिलीज की प्रक्रिया को बाधित कर देगा, और यह स्पर्म और एग को मिलने की संभावना को कम कर देता है। तो ये हो गया सहेली किस तरह से काम करता है। सहेली का दुष्प्रभाव बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें हार्मोन नहीं पाया जाता है। अब नीचे हम लिखे हैं कि सहेली कैसे ली जाती है, ये नहीं कह दीजिएगा कि मुंह से ली जाती है, तो सबको पता है। अब ये भी मत पूछ लीजिएगा कि आप लोग सहेली खाएगा कौन, लड़का की लड़की, महामूर्ख कहलाइएगा। चलिए, गर्भ निरोधक गोली है तो गर्भ केकरा में होता है जी, महिला में की होता है कि पुरुष में, महिला में होता है, महिला खाएगी। देखिए हम पढ़ रहे हैं कि सहेली कैसे ली जाती है। इधर हम लिखे हैं समय अवधि, इधर लिखे हैं सेवन अवधि। समय क्या ना लेना है, देखिए क्या लिखे, पहला 3 महीना में, जब पहला 3 महीना आप सहेली का उपयोग करना शुरू कीजिएगा तो हर एक सप्ताह आपको 2 टेबलेट लेना है। जैसे कि आप कोई समय फिक्स कर लीजिए, सोमवार गुरुवार खा लीजिएगा, और 3 महीना के बाद आपको हर एक हफ्ता सिर्फ 1 टेबलेट लेना है। इसलिए हम लोग सहेली को वंस अ वीक पिल के भी नाम से जानते हैं। वंस अ वीक पिल यानी कि सप्ताह में 1 बार लिए जाने वाला गोली के भी नाम से जानते हैं, किसको, सहेली को। तो समझे सहेली क्या होता है, सहेली किस तरह से काम करता है, सहेली खाने के बाद क्या क्या हो जाता है, समय अवधि समझ गए किस तरह से समय ले जाती है सहेली। अब हम समझेंगे कि सहेली का क्या दुष्प्रभाव है, क्या इसका नुकसान है, क्या फायदा है। इसका नुकसान जैसा कि हम यहाँ लिख दिए बहुत कम ही होता, बहुत ना ही के बराबर होता, क्योंकि इसमें जो सेंट हार्मोन पाया जाता है या आपके हार्मोन को बिल्कुल भी इनबैलेंस नहीं करेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो ये लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग जान लेंगे कि सहेली का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सहेली का क्या फायदा और क्या नुकसान है। जैसे कि हम आपको शुरू में ही बता दिए कि इसका बहुत कम क्या होता है, नुकसान होता है, यानी कि बहुत कम ही दुष्प्रभाव होता है। चलिए ये देखिए क्या लिखे हैं सहेली के फायदे। यह हार्मोन नहीं, सबसे पहली बात इसमें कोई हार्मोन नहीं पाया जाता है। इसके कारण क्या होगा जी, वजन बढ़ना, जैसे कि मूड स्विंग होना, बाल झड़ना, ये सब समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखे हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को में भी सुरक्षित है। जो महिलाएं स्तनपान कराती है उसमें चांस रहता है कि 6 मंथ तक फिर से वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया कि प्रेग्नेंट हो जाती है। तो उस समय क्या होगा, जो स्तनपान कराने वाली महिला है वो भी सहेली खा सकती है, उसमें भी सुरक्षित है। उसको देखिए क्या लिखे, लंबे समय तक लेते रहेगा फिर भी इसका कोई नुकसान नहीं। अगर आप बहुत लंबे समय तक भी सहेली का उपयोग करते हैं कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें हार्मोन नहीं पाया जाता, ये इसमें सेंट हार्मोन पाया जाता है। उसके बाद क्या लिखिए, गर्भ निरोधक के लिए असरदार, गर्भ निरोधक असरदार और प्रभावी भी है, रोकता है गर्भ को। उसको देखिए क्या लिखिए, सहेली के संभव हल्के साइड इफेक्ट, बोले बहुत कम दुष्प्रभाव होता है, लेकिन ये सब आपको लक्षण दिख सकता है तो आपको घबराना नहीं है, फिर ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। देखिए क्या लिखे हैं, पीरियड्स लेट या अनियमित हो सकते हैं, और कभी कभी हल्का पेट दर्द या स्तन में भारीपन आ सकता है। तो इससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो हमने देख लिया कि सहेली किस तरह से काम करता है, सहेली क्या होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या दुष्प्रभाव, क्या फायदा है और कैसे लेना है। समझ गए यहाँ तक? आइए लिख लीजिए। तो आइए हम लोग जानते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है। आइए समझते हैं क्या होता है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट है, परीक्षण है, जिसमें हम माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा हम उसमें यह पता करने के लिए टेस्ट करते हैं कि उस बच्चा में किसी भी तरह का आनुवांशिक विकार है भी या कोई और अन्य प्रकार का विकार है भी जिसका कि इलाज संभव नहीं है, या कोई ऐसा समस्या है जिससे माँ और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है, माँ और बच्चा दोनों का जान जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं जी, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करते हैं। अगर मान चलिए माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा उसमें कोई इस तरह का विकार पाया गया जिससे माँ और बच्चा दोनों का मृत्यु हो सकता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के तहत हम क्या करते हैं, गर्भपात करा देते हैं, यानी कि एबॉर्शन करा देते हैं। मेडिकल
हेल्प की मदद, मेडिकल का हेल्प लेते हैं हम, जो एक्ट है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसका एबॉर्शन करा देते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें किसी भी तरह का आनुवंशिक विकार है भी उसको पता करने के लिए किया जाता है। आइए देखिए हम लिख दिए हैं, एमनियोसेंटेसिस एक प्रसव पूर्व परीक्षण है। प्रसव पूर्व मतलब क्या, बउआ का जन्म देने से पहले, इन्हें कि बउआ जन्म दे लिया तब टेस्ट होगा। एमनियोसेंटेसिस प्रसव से पहले होता है, यानी कि माँ के गर्भ में जब बच्चा रहेगा उसी समय ये टेस्ट कराया जाता है। परीक्षण है जिसमें गर्भवती महिला के पेट से सुई की मदद से हम क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव निकालते हैं। एमनियोटिक द्रव क्या होता है, फीटस के आसपास का द्रव होता है। ये द्रव क्या करता है, बच्चा को शौक से बचाता है या किसी भी प्रकार के झटका से बचाता है, यानी कि बाहरी आघातों से बचाएगा। कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा लगभग 10 से 20 ml हम निकालेंगे, हम नहीं, जहाँ टेस्ट कराने जाइएगा निकाली जाती है। और इस द्रव का परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि शिशु में कोई आनुवांशिक या गुणसूत्र संबंधित विकार है भी। कौन कौन सा विकार हो सकता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया, ये सब क्या आनुवांशिक बीमारी, हम आपको जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे। आपसे इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए एमनियोसेंटेसिस के दौरान किस बीमारी का पता लगाते थे, ये सब ऑप्शन में रहेगा, आप टिक लगा लीजिएगा। तो याद रखिएगा ये सब बीमारी क्या आनुवांशिक बीमारी है। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये कब किया जाता है। तो याद रखिएगा जो दूसरी तिमाही है इसमें यह किया जाता है 16वें वीक या 4 से 5 मंथ तक। अब सुनिएगा, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा तो हम क्या करते हैं, आनुवंशिक विकार का पता लगाते हैं। लेकिन देखा गया क्या, बहुत जगह इस एमनियोसेंटेसिस का गलत उपयोग करके लिंग निर्धारण भी किया जाता है, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बेटा है या बेटी है, इसका भी पता लगाया जाता है। इससे क्या है कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है। यानी कि अगर माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है अगर लड़की है तो उसका क्या किया जाता है जी, भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, जो कि गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, समाज में कुरीति है। और हम ये कह सकते हैं जो ये एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है ये इसके लिए बिल्कुल नहीं बना था कि आप माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है कि लड़की, ये पता करिए। आपको सिर्फ क्या पता करना, जो आनुवांशिक विकार है वो पता करिए, या कोई ऐसा खतरा है जिससे माँ और बच्चा दोनों के मृत्यु का चांस है, ये मतलब इसको पता करना। ठीक, लेकिन इस एमनियोसेंटेसिस का गलत फायदा उठाया जाता था। इसके लिए एक एक्ट आया था 1994 में, देखिए क्या लिखे, PCPNDT, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। ये 1994 में आया था। ये एक्ट क्या कहता है कि आप एमनियोसेंटेसिस की मदद से बिल्कुल भी लिंग निर्धारण नहीं करिएगा, यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है बेटा है कि बेटी, आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताना है। तो ये PCPNDT एक्ट 1994 में आया था और ये एमनियोसेंटेसिस के द्वारा जो लिंग निर्धारण किया जाता था इसको बिल्कुल भी बैन कर दिया, यानी कि गैर कानूनी माना गया। जब आप डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाइएगा टेस्ट कराने के लिए तो देखिएगा वहां पे बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा कि यहाँ पर लिंग निर्धारण नहीं किया जाता, या लिंग निर्धारण कानूनन अपराध है, लिखा तो रहता है लेकिन अंदर क्या होता है आप सब जानते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है समझ गया आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट के बारे में, कि जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, इसको किस तरह से रोकना। जनसंख्या विस्फोट मतलब सिंपल क्या, जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ने लगा। आइए लिख लीजिए इसको। तो आइए अब हम लोग जनसंख्या विस्फोट के बारे में जान लेते हैं और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। आइए ध्यान से सुनते रहिएगा, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेगा। ये ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पढ़ना शुरू क्या कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट का सिर्फ मतलब क्या है कि जनसंख्या एकदम से बढ़ जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। और जनसंख्या नियंत्रण तो समझ रहे हैं, कंट्रोल करना। इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, जैसे देखिए इधर हम लिखे हैं, बोलेगा कि बताइए जनसंख्या विस्फोट किस किस बात पर निर्भर करता है। इधर जो हम लिखे हैं इधर ऑप्शन आप छांट लीजिएगा। पहले इधर आइए देखिए, इधर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। इधर हम देखिए क्या लिखे, इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का आबादी लिख दिया, कुछ डाटा दिया है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन दिया है, और ग्रोथ रेट इंडिया में कब क्या था ये दिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछेगा सुनिएगा। देखिए आजादी के समय कितना था भारत का जनसंख्या, 350 मिलियन था। 2000 में बढ़ के 1 बिलियन हो गया, 2011 में 1.2 बिलियन हो गया, 2021 में 1.38 बिलियन हो गया, और 2025 में भी कितना हो गया 1.46। चलिए आइए उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, 2025 में 146 करोड़ हो गया था जनसंख्या। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन का कुछ डाटा है, 1900 में 2 बिलियन था, 2000 में 6 बिलियन हो गया, 2011 में 7.2 बिलियन हो गया, 2021 में 7.9 बिलियन, 2025 में 8.23 बिलियन हो गया जनसंख्या। उसको देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रोथ रेट जो इंडिया में था वो 2001 में था 1.7%, 1.7% ग्रोथ रेट। इसका कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक साल 1000 आबादी में 17 को नया आबादी ऐड हो रहा था, यानी कि 17 को बच्चा जन्म ले रहा था। वही 2011 में बढ़कर के ग्रोथ रेट मतलब 2% थोड़ा कम था, यानी कि 1000 में नया जो बच्चा जन्म ले रहा था वो 20 ले रहा था जन्म। समझ गए इधर। अब आइए हम उधर पढ़ना शुरू करते हैं। जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। किस किस बात पर निर्भर करती है,
इसको हमको लिखाना नहीं, बस हम आपको समझा देते हैं, आप लिख पाइएगा। जिसे लिखे ना जन्म दर यानी कि बर्थ रेट, जिसको हम लोग नेटिलिटी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए इसको परिभाषित करिए, तो आप किस तरह से परिभाषित करिएगा कि किसी भी आबादी में, या कोई आप ये ले सकते हैं डाटा मान सकते हैं कि 1000 आबादी में कितना नया बच्चा जन्म लिया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे। या किसी भी आबादी में कितना नया आबादी यानी कि कितना नया बच्चा ऐड हो रहा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे जी, जन्म दर के लेंगे। तो इसके बारे में लिखना नहीं, आप समझ पाइएगा। देखिए जन्म दर, आपसे यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि बताइएगा जनसंख्या दर किस किस बात पर निर्भर करता है, ये सब बात है। सबसे पहले क्या लिखे, जन्म दर। जन्म दर मतलब क्या कि किसी भी जनसंख्या में कितना नया बच्चा ऐड हो रहा है। अगर जन्म दर, BR मतलब बर्थ रेट होता है, अगर बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, ऊपर मतलब बढ़ेगा। मृत्यु दर, डेथ रेट, मोर्टेलिटी जिसको कहते हैं, अगर डेथ रेट बढ़ रहा है तो जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी जनसंख्या में लोग मरे जा रहा है तो उसका जनसंख्या घट जाएगा। लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो अगर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है कि 1000 लड़का में लड़का के प्रति कितना लड़की का संख्या, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। अगर सेक्स रेशियो बढ़ेगा तो जनसंख्या भी बढ़ेगा। मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मातृ मृत्यु दर कहने का मतलब होता है कि शिशु को जन्म देते वक्त जिस माँ का मृत्यु हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यानी कि शिशु को जन्म देते वक्त जितना माता मरेगी उसको हम क्या कहेंगे, MMR कह लेंगे। अगर MMR बढ़ेगा तो पॉपुलेशन साइज घटेगा, बिल्कुल। शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि बच्चा के मरने की संख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। प्रवास मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाना। मान चलिए कोई आबादी है, ठीक, अगर यहाँ पर नया नया जनसंख्या आके ऐड हो रहा है, इमाइग्रेट हो रहा है, तो मतलब जनसंख्या बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। अगर इस जनसंख्या को छोड़ के जा रहा है तो प्रवासी, इमाइग्रेशन जिसको कहते हैं, तो जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। तो समझ गए होंगे यहाँ तक आप लोग। अब आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं गर्भ निरोधक विधि के बारे में, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आइए इसको लिख लीजिएगा आप। तो आइए अब हम लोग गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। तो सुनिएगा क्या होता है गर्भ निरोधक। नाम से पता चल रहा है कंट्रासेप्टिव मेथड मतलब गर्भ को क्या करना है जी, रोकना है। अगर कोई दंपति चाहती है कि अवांछित गर्भधारण ना हो, यानी कि चाह रहा कि अब गर्भधारण ना हो, तो उसके लिए ढेर सारा मेथड होता है। आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखिएगा हम लोग क्या पढ़ना शुरू किए हैं, गर्भ निरोधक विधि के बारे में पढ़ना शुरू किए हैं। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, गर्भधारण को रोकने का तरीका है या विधि है। अगर आप चाह रहे हैं कि गर्भधारण ना हो, मान चलिए अगर किसी का शादी हो गया, एक बउआ हो गया, अब वो चाह रहा है कि कुछ दिन रुक करके बच्चा हो, 1 साल 2 साल रुक करके बच्चा हो, तो उसके लिए क्या होता है, गर्भ निरोधक विधि अपनाया जाता है। बहुत सारा विधि, आइए पढ़ते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक आदर्श गर्भ निरोधक का क्या क्या गुण होना चाहिए। देखिए क्या लिखिए, सबसे पहले आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, आसानी से प्रयोग किया जा सके। ऐसा नहीं कि डॉक्टर की मदद से उपयोग कीजिएगा, तो फिर गर्भ निरोधक का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद डॉक्टर की मदद से भी हम उपयोग करते हैं, जैसे कि कोपट्टी हो गया। हम जान रहे हैं कि एक आदर्श गर्भ निरोधक जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, आसानी से प्रयोग किया जा सके, कम से कम दुष्प्रभाव, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और गर्भधारण को रोके। ये क्या है जी, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड का गुण है। अब आइए हम पढ़ते हैं गर्भ निरोधक का विधि। 2 विधि होता है, एक होता है अस्थायी विधि, एक होता है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि में हम लोग पढ़ेंगे, ये इधर नजर आ रहा है। अस्थायी विधि पढ़ना सबसे आसान है। अस्थायी विधि में हम परमानेंट मेथड में पढ़ेंगे, बस 2 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पुरुष नसबंदी क्या होता है, एक पढ़ेंगे महिला नसबंदी क्या होता है। पुरुष नसबंदी में हम क्या देखेंगे, शुक्रवार को काट के बांध देंगे, और महिला नसबंदी में क्या करेंगे जी, जो फिलिपियन ट्यूब अंडवानी उसको काट के बांध देंगे, सिंपल खत्म। तो पुरुष नसबंदी पढ़ने में हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा, या महिला नसबंदी में, जो कि क्या है, अस्थायी विधि है। यानी कि एक बार हो गया तो खत्म, अब फिर से आप गर्भधारण नहीं कर सकते, परमानेंट मेथड है। उसके बाद अस्थायी विधि में क्या होता है कि आप जब चाहिएगा तब इसका उपयोग करिए, जब आप फिर से चाहिएगा गर्भधारण कर सकते हैं। तो देखिए अस्थायी विधि में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आवधिक संयम के बारे में, यानी कि कब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं होइएगा तो आपको बौआ नहीं होगा। निकासी विधि सबको पता, नाम से पता चल रहा है कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करिएगा तो आपको क्या करना है, स्पर्म निकलने से पहले क्या करना है जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अपना पेनिस क्या करना है, बाहर कर देना है। तो स्पर्म नहीं पहुंचेगा वहां तक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमेनेरिया। लैक्टेशनल एमेनेरिया मतलब होता है कि जब बच्चा को माँ दूध पिलाती है तो 6 महीना तक वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएगी। हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अवरोध विधि के बारे में, बैरियर, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्डम के बारे में। कॉन्डम भी 2 प्रकार का, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम रसायन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल किस तरह से मदद करता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जो कि सबसे ज्यादा अधिक पॉपुलर है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको हम लोग IUDs कहते हैं, अंतःगर्भाशय युक्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मौखिक गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ेंगे, जो टेबलेट सब होता है, जैसे आपको हम इससे पहले सहेली टेबलेट के बारे में पढ़ा है, जो कि सबसे ज्यादा वही पॉपुलर है।
अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यारोपण या इंजेक्शन, इम्प्लांट या इंजेक्टेबल के बारे में। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। आइए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही दोनों के बारे में पढ़ लेंगे अस्थायी विधि में, क्योंकि दो ही पढ़ना आसान है, पुरुष संबंधी महिला संबंधी। फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जितना चीज आपको पढ़ाया जाएगा ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा, आपसे पूछा जाएगा। तो जितना बोर्ड पर लिखेंगे आपको ध्यान से सुनते रहना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए लिख लीजिए इसको। तो आइए अब हम लोग प्राकृतिक विधि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आइए पढ़ते हैं प्राकृतिक विधि के बारे में। प्राकृतिक विधि भी ये सिंपल एक क्या है, तरीका या विधि है। इसमें हम किसी भी तरह का फिजिकल एजेंट का उपयोग नहीं करेंगे। आइए सुनिएगा। सबसे पहले क्या लिखे हैं, आवधिक संयम। इसको हम इंग्लिश में रिदमिक मेथड या शेप पीरियड या कैलेंडर मेथड या पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कहते हैं। आवधिक संयम में क्या करना है, संयम मतलब समझ रहे हैं ना कि खुद पर कंट्रोल करना है। इसमें क्या करना है, 10 से लेकर के 17वें दिन तक के मासिक चक्र जब शुरू होता है तो उस समय क्या करना है, संभोग करने से बचना है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना। फिर से सुनिए, आवधिक संयम कहे का मतलब है कि खुद पे संयम रखना है। जब मासिक चक्र शुरू होता है तो मासिक चक्र के 10 से लेकर के 17वें दिन तक आपको संभोग नहीं करना है। कैसे नहीं करना, कैसे बचना, देखिएगा। हम आपको बताए थे कि मासिक चक्र जनरली 28-29 दिन तक होता है, लेकिन मान चलिए किसी में मासिक चक्र 26 दिन का, 28 दिन का, 30 दिन का। तो आइए इसको हम समझते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। मान चलिए अगर किसी में 26 दिन का मासिक चक्र है तो बताइए काम अंडाणु कहाँ निकलेगा। आपको पढ़ाए थे कैसे निकालना है जी, मासिक चक्र -14 कर देना है। तो 26 दिन का मासिक चक्र तो क्या होगा, 26 -14 बताइए क्या होगा, ओवुलेशन, यानी कि 12वें दिन पर ओवुलेशन हो जाएगा। अगर 28 दिन का है तो 14वें दिन पर ओवुलेशन हो जाएगा। अगर 30 दिन का है तो 16 दिन पर ओवुलेशन हो जाएगा। अब देखिए बोल क्या रहा है, अगर मान चलिए आप 10वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करिएगा तो 12वें दिन पर क्या है, फर्टिलाइज होने का चांस है। क्योंकि देखिए नोट में लिख दिया, स्पर्म 3 दिन जिंदा रहेगा और ओवम 1 दिन जिंदा रहेगा। तो अगर मान चलिए आप 10वें दिन पर संभोग करिएगा तो 12वें दिन पर क्या होगा, ओवुलेशन हो जाएगा। शुक्राणु तो 3 दिन जिंदा रहेगा। अगर आप 10 दिन पर कर रहे हैं, 11वें दिन पर कर रहे हैं, 12वें दिन पर किसी भी दिन करिएगा तो क्या होगा जी, शुक्राणु अंडाणु से मिल जाएगा, निषेचन हो जाएगा, वो हो जाएगा खटाक से, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। अगर 28 दिन का तो मान चलिए अगर आप 28 दिन का तो 14वें दिन पर ओवुलेशन होगा। अगर मान चलिए आप 12वें दिन पर संभोग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 13वें दिन पर या 14वें दिन पर, फिर भी होने का चांस है। अगर 30 दिन का तो 16वें दिन पर होगा। अगर इस दिन में से किसी भी दिन आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करेगा फिर भी क्या होगा, गर्भधारण हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि आवधिक संयम आपको 10 से 17वें दिन पर क्या करना है, संभोग करने से बचना, सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना। दूसरा लिखिए निकासी विधि। निकासी विधि क्या होता है, इसको हम लोग विथड्रॉल मेथड कहते हैं या क्वेटस मेथड। ये सबसे मतलब बेकार मेथड है, उच्चतम इसका विफलता दर है। इसका कहने का मतलब क्या, लिखाएंगे नहीं, आप सुन लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। निकासी विधि क्या कहता है कि जब आप संभोग कर रहे होते हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसमें क्या करना, स्पर्म निकलने से पहले आपको क्या करना, अपने पेनिस को मादा जनन तंत्र से बाहर कर देना। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखिए, स्तन अनातर्ब कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनेरिया। लैक्टेशनल एमेनेरिया का कहने का मतलब होता है कि जब माँ बच्चा को दूध पिलाती है तो 6 महीना तक वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। क्या लिखिए, इस दौरान प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन का लेवल बढ़ा रहता है। आपको हम बताए थे प्रोलैक्टिन मिल्क बनाने में मदद करता है, यानी कि दूध बनाने में मदद करेगा। जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका निकालने में मदद करेगा। तो ये प्रोलैक्टिन, ये देखिए 6 महीना तक असरदार होगा। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, आपके जीएनआरएच को, एफएसएच को, एलएच को निगेटिव फीडबैक देगा। जब जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच निकलेगा नहीं तो ओवुलेशन नहीं होगा, सॉरी फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा, फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा, अंडाणु नहीं निकलेगा, अंडाणु नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी होगा कैसे कंसीव। किसी भी तरह से हमको क्या करना है, गर्भ को रोकना। देख रहे हैं बहुत सारा मेथड है, आगे चल के आपको काम आएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। अवरोध विधि सबसे बढ़िया विधि है यही, अवरोधीय विधि। आइए देखते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस कौन है, तो याद रखिएगा आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशय युक्ति है। अवरोध विधि में देखिए 2 चीज के बारे में पढ़ना। पहला पढ़ना कंडोम के बारे में, उसके बाद पढ़ना कंडोम हो गया, उसके बाद डायफ्राम या गर्भाशय गिरवा टोपी कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा कंडोम के बारे में, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। इसको आप एक बार यूज करिएगा, उसके बाद यूज नहीं करिएगा। ये क्या करेगा, गर्भधारण को तो रोकेगा ही, उसके साथ साथ ये यौन संचारित रोग को भी रोकने का काम करता है। यानी कि जो भी एड्स सब होता है, अगर आप कंडोम का उपयोग कर रहे हैं तो गर्भधारण तो रुकेगा ही और यौन संचारित रोग भी रुकेगा। उसके बाद क्या लिखे, सिर्फ एक बार इसका उपयोग कर सकते हैं। डायफ्राम या वोल्ट ये अलग अलग है, ठीक। इसके बारे में देखिए, याद रखिएगा कि ये सिर्फ फीमेल यूज कर सकती है, ये 2 बार उपयोग कर सकते हैं, या सिर्फ गर्भधारण को रोकता है, यानी कि ये जो यौन संचारित रोग उसको नहीं रोकेगा। तो कंडोम सबसे बढ़िया मेथड है अवरोध विधि में। चलिए समझ गए यहाँ तक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ज्यादा हार्ड है नहीं, ज्यादा बार बार बोलने का जरूरत नहीं, सभी को पता रहता पहले से ही थोड़ा बहुत। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक विधि के बारे में। थोड़ा बहुत बच्चा रासायनिक विधि के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोनल पढ़ेंगे, केमिकल पढ़ेंगे, रासायनिक को ही केमिकल कह लेते हैं। फिर हमारा चैप्टर एंड की ओर बढ़ेगा, हम पढ़ेंगे कि बांझपन क्या होता है और बांझपन से कैसे बचना। अगर किसी को बउआ नहीं हो रहा तो क्या करना, कैसे होता है। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिए।
आइए अब हम रासायनिक गर्भ निरोधक के बारे में जानते हैं। आइए देखिए क्या लिखा है रासायनिक गर्भ निरोधक में, जैसे क्रीम हो गया, जेली हो गया, फोम हो गया, ये सब क्या रासायनिक गर्भ निरोधक है। इसमें शुक्राणुनाशक क्षमता होता है। अगर इस सबको अगर आप जो अवरोध विधि होता है जैसे कि कॉन्डोम हो गया, अगर उसमें लगाकर आप इसका उपयोग करिएगा तो और भी ये असरदार होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अंतर्गर्भाशय युक्ति, आईयूडी इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछल गया बहुत बार, तो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखना है। याद रखिएगा जो अंतर्गर्भाशय युक्ति भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आईयूडी का प्रकार जैसे कि औषधि रहित होता है, आपसे सिंपल पूछा जाएगा, बताइए आईयूडी जो औषधि रहित आईयूडी है उसका कौन सा उदाहरण है, तो याद रखिएगा लिप्स लूप होता है। उसके बाद तांबा मोचक में याद रखिएगा कॉपर आयन उपस्थित होता है, इसका एग्जांपल कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375। ये क्या कॉपर मोचक आईयूडी है, सिंपल आप याद रखिएगा कॉपर मोचक आईयूडी कौन कौन सा है, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड 375। कॉपर आयन का काम क्या होता है, देखिए शुक्राणु की गति को कम करेगा और शुक्राणु के भक्षाणु क्रिया को बढ़ाता है। नेक्स्ट हार्मोन मोचक में याद रखिएगा प्रोजेस्टासट LNG20। नेक्स्ट मौखिक गर्भ निरोधक यानी कि गोली जो हम खाते हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन दोनों हो सकता है। इम्प्लांट्स या इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स को हम लोग जो स्किन होता है उसके नीचे लगाते हैं, बहुत लंबे समय तक के लिए, लगभग 5 साल तक के लिए भी असरदार हो सकता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मतलब क्या, सिंपल इंजेक्शन के रूप में हम लोग प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का मिश्रण ले लेंगे, जिससे क्या होगा जी गर्भ रोक जाएगा, गर्भ निरोधक विधि होगी आपका खत्म। तो इस तरह से हम गर्भ को रोक सकते हैं। देखिए कितना हम सारा मेथड पढ़े, ये सब मेथड को आपको याद रखना, क्या क्या एग्जाम्पल ये भी याद रखिएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे या जब भी आप कहीं क्वेश्चन कीजिएगा आपको पता चलेगा हम लोग क्या पढ़े। तो आपका काम क्या रहेगा, यहाँ तक लिख लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग अस्थायी विधि के बारे में देखते हैं, परमानेंट मेथड के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे पुरुष नसबंदी के बारे में, महिला नसबंदी के बारे में। तो आइए ध्यान दीजिएगा, हम देखिए अस्थायी विधि के बारे में पढ़ना शुरू किए हैं, इसको हम लोग बंधकरण भी कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। इसमें हम पढ़ेंगे पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी पुरुष में होता है, बताने की जरूरत नहीं, महिला में होता है। पुरुष नसबंदी में हम क्या करते हैं, जो अंडकोश होता है उसमें एक छोटा सा चीरा लगाएंगे और शुक्रवाहक नलिका को क्या करेंगे, काट के बांध देंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, इसमें हम शुक्रवाहक को काट के बांधते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो महिला में होता है इसमें हम क्या करते हैं, उधर गुहा में एक चीरा लगाते हैं और डिम्बवाइन यानी कि फेलोपियन नलिका को काट के बांध देते हैं। जो पुरुष नसबंदी होता है ये शुक्राणु के परिवहन को रोकेगा, जो महिला नसबंदी होता है ये अंडाणु के परिवहन को रोकेगा। ये तुरंत प्रभावी नहीं होता क्योंकि जो बाकी सहायक नलिकाएं होती है उनमें शुक्राणु उपस्थित रह जाता है, जबकि ये तुरंत प्रभावी होता है। नोट में लिखे हैं कि पुरुष नसबंदी हो चाहे महिला नसबंदी हो, किसी में भी युग्मक जनन और हार्मोन बनना बंद नहीं होगा। देखिए लिखे हैं कि पुरुष नसबंदी अथवा मादा नसबंदी में युग्मक जनन तथा हार्मोन उत्पत्ति को नहीं रोकता है। देखिए होता क्या पुरुष नसबंदी में, आप समझ पाइएगा आसानी से। ये रहा आपका पेनिस, मान चलिए इधर टेस्टिस, इस तरह से जुड़ा रहता है ना। हम जानते हैं कि इसी टेस्टिस यानी कि वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है और हार्मोन बनता है, तो हम इसको काट के बांध दे रहे हैं। ये है ना शुक्रवाहक नलिका, इसको काट के बांध दे रहे हैं। तो बताइए शुक्राणु तो बनेगा, यहाँ युग्मक भी बनेगा यानी कि हार्मोन भी बनेगा, लेकिन सिर्फ करेगा क्या, आगे नहीं जाएगा। आपका सिस्टम सब कुछ टर्न रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, शुक्राणु आगे परिवहन नहीं होगा। और महिला में देखिए क्या होता है, हम जानते हैं इस तरह से फेलोपियन नलिका होता है। हम क्या करते हैं, इसको काट के बांध देते हैं। तो सिंपल क्या होगा, अंडाणु कुलेक नहीं होगा, गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। जब हम इसको काट देंगे तो क्या होगा, अंडाणु आगे नहीं बढ़ेगा, निषेचन नहीं होगा। कुल मिलाकर हमको क्या करना, गर्भ को ही तो रोकना है। याद रखिएगा पुरुष नसबंदी हो चाहे महिला नसबंदी हो, किसी में भी युग्मक जनन और हार्मोन बनना बंद नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सिंपल मीनिंग होता है कि डॉक्टर की मदद से गर्भपात कराना। कब कराना, आइए सुनिएगा। देखिए हम समझ रहे हैं क्या कि जो गर्भपात का चिकित्सीय समापन है पूरे विश्व में 4.5 से 5 करोड़ प्रत्येक साल कराया जाता है। इंडिया में इसके लिए कानून लाया गया था 1971 ईस्वी में, लेकिन 2017 में इसमें कुछ बदलाव किया गया। ये कानून क्या कहता है कि आप एक डॉक्टर की मदद से कराइएगा जब 12 हफ्ते तक का प्रेगनेंसी रहेगा, 2 डॉक्टर की मदद लीजिएगा जब 24 हफ्ते से कम का और 12 हफ्ते से ज़्यादा का प्रेगनेंसी रहेगा। आइए समझाते हैं आपको होता क्या। सगर्भता का चिकित्सीय समापन का नियम कहता है कि अगर मान चलिए हमें प्रेगनेंसी 12 सप्ताह तक का है या 12 सप्ताह से पहले तक का है, तो हम एक डॉक्टर की मदद से करा सकते हैं। अगर 24 सप्ताह से ज़्यादा और 12 से ज़्यादा और 24 से कम है तो हम 2 डॉक्टर की मदद से कराएंगे। कब कराएंगे, सुनिएगा। अगर बच्चा में कोई ऐसा आनुवांशिक बीमारी है जिससे माँ और बच्चा दोनों को खतरा है और उसका इलाज नहीं, तब आप करा लीजिएगा। या माँ के घर में जो बच्चा पल रहा है विकलांग है और इस तरह से विकलांग है कि माँ और बच्चा दोनों पर असर पड़ सकता है, दोनों का मृत्यु हो सकता है, तब आप करा लीजिएगा क्या, ये गर्भवता का चिकित्सीय समापन। लेकिन देखा गया इसके मदद से लोग
भ्रूण हत्या भी कर रहा है। जैसा कि हम लोग पढ़े एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें हम किसी भी प्रकार का आनुवंशिक बीमारी का पता लगाते हैं। लेकिन कभी कभी देखा गया कि पहले उसमें क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस के द्वारा फीटल का जांच कर लिया जाता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है बेटा है कि बेटी, और भ्रूण हत्या कर लिया जाता है, जो कि गलत बात है। तो आइए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। आइए छाप लीजिए इसको। तो आइए नेक्स्ट हम लोग यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ते हैं, एसटीडी के बारे में पढ़ते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए नाम से पता चला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करने से होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। आइए देखिए अलग अलग नाम लिख दिए हैं, याद रखिएगा। यौन संचारित रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी भी कहते हैं इसको, या यौन संचारित संक्रमण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसटीआई के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम रतीज रोग कहते हैं, वेनरल डिजीज, या जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा एक ही नाम है। यौन संचारित रोग क्या होता है लिखिएगा, वैसा कोई भी रोग जो सेक्सुअली इंटरकोर्स में यानी कि मैथुन के दौरान फैल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। उसके बाद लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए हम क्या लिखे, जनरली 15 से 24 वर्ष के बालक में होने का चांस रहता है। 15 से 24 वर्ष में बालक नहीं रहता, जो युवा होता है उसमें होने का चांस रहता है। और ये देखा गया है कि जनरली जो गलत संगति में पड़ जाता है उसमें ये एड्स होने का चांस होता है। जरूरी नहीं कि सेक्सुअली इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करने से ही होता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि उसी से होगा। लेकिन बहुत कम चांस होता है अगर आप मान के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं, मान के लिए कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन ले रहा है ड्रग के रूप में, तो एक कोई उपयोग किया, अगर उसको एड्स है फिर कोई और उपयोग कर लेगा तो क्या होगा, उसको भी एड्स हो लेगा। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं एसटीडी का कुछ सामान्य लक्षण क्या, प्रारंभिक लक्षण क्या होगा, बाद में क्या होगा। प्रारंभिक लक्षण में देखिए क्या लिखे हैं, जननांग सूंजना, खुजली होना, लालपन होना, ये प्रारंभिक लक्षण है। बाद में क्या होगा, बांझपन हो सकता है, अस्थानीय गर्भावस्था हो सकता है, मृत जन्म हो सकता है, यानी कि जो बच्चा जन्म लेगा वो मरा हुआ होगा, कैंसर हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। ये हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का लक्षण। अब इधर हम कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लिख दिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताइए 2 4 5 गो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि यौन संचारित रोग का नाम लिखिए और उसका रोग कारक लिखिए, किसके कारण होता है। ये देखिए लिख दिए हैं, याद रखिएगा आप लोग। गोनेरिया, इधर हम यौन संचारित रोग लिखे हैं, इधर किसके कारण होता है, गोनेरिया या निसेरिया गोनेरिया के कारण होता है। सिप्लिस ट्रेपोनेमा प्लेडियम के कारण होता है। जेनिटल हर्पिस, ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एचएसवी के कारण होता है। क्लेमेडियासिस, ये क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिस के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। एड्स एचआईवी के कारण होता है। टैकोमोनियास वेजिनालिस के कारण होता है। उसको देखिए क्या लिखे हैं, जेनेटल वार्म्स, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। ये हो गया कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, याद रख लीजिएगा। नोट में देखिए क्या लिखे, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनिटल वार्म्स, हर्पिस हो गया और एड्स हो गया। इसका अभी तक कोई भी इलाज पूर्णता नहीं है। अगर आपको एक बार एड्स हो गया फिर से मर जाइए। जब हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य एवं रोग, हम आपको एड्स डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। अभी यहाँ भी जान लेंगे, वो हम जानेंगे क्या उसका सिम्टम्स होता है, कैसे उसे बचा जाए, कैसे उसका कुछ बहुत इलाज है, थोड़ा बहुत आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन मरिएगा फिक्स 100%। एक टेबलेट आता है जिसको आप खाने से थोड़ा बहुत आपका सुधार हो सकता है, लेकिन मर जाएगा फिक्स है। हम ऐसे भी व्यक्ति को जानते हैं जिसको एड्स हुआ है और हम जानते थे कि फिक्स से मर जाएगा, लेकिन उनके जाके कहे नहीं तो फिर हमारा क्लास लग जाता। तो एड्स अगर किसी को हो गया तो मर जाता। इससे हमको क्या करना है जी, बचना है। अब आइए हम समझ लेते हैं कि एड्स से कैसे बचा जाए। एड्स से सिंपल है, किस तरह से बचा जाए। हम बोले कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से फैल रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करें, कंडोम का उपयोग करिएगा, आप रेजर का उपयोग नहीं कीजिएगा। जो एक व्यक्ति जैसे आप सैलून जाते हैं, अगर कोई एक बार यूज कर लिया तो फिर उसको दोबारा यूज आपको नहीं करना है। बस यही सब पढ़ लेंगे कि किस तरह से बचा जाए, हम लिख लेंगे। फिर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे इनफर्टिलिटी, बांझपन क्या होता है, फिर उसको कैसे दूर करना, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए लिख लीजिए इसको। तो आइए अब हम लोग बांझपन के बारे में पढ़ते हैं। आइए समझते हैं क्या होता है बांझपन। बांझपन का सिंपल मतलब क्या होता है, जिसको बाल बच्चा नहीं हो रहा। गाँव घर के भाषा में यही बोलते हैं कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा उसको हम क्या कहते हैं, बांझपन कह देते हैं। यानी कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर भी रही है फिर भी उसको क्या हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा, उसी को हम क्या कहते हैं, बांझपन। अब आइए देखते हैं हम बांझपन का दूर करने का तरीका। पहले मुझसे पहले जान लेते हैं बांझपन का कारण। बांझपन का कारण दोनों में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन दोष केकरा दिया जाता है जी, फीमेल को, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखिएगा अगर गाँव घर में या कहीं भी किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा तो कहेगा कि महिला ही कुलक्षणी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हम लिख दिया, मेल और फीमेल दोनों में कमी हो सकता है। मेल में क्या कमी हो सकता है, शुक्राणु की संख्या कम हो सकता है। फीमेल में अनियमित मासिक चक्र हो सकता है, इसमें शुक्राणु का गति कम हो सकता है, या पेनिस में संवहन ग्रहण होना। अब देखिएगा कहीं कहीं वाल पर लिखा होता है मर्दाना कमजोरी, वही का ये शिकार है, जिससे क्या होता है पिताश्री नहीं बन सकता है। और फीमेल में क्या हो सकता है, अंतर्गर्भाशय में समस्या हो सकता है। ये कुछ कारण है बांझपन का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम समझ रहे हैं कि इस वांछित फॉर्म को दूर किया जाए, कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। इसके मदद से हम क्या करते हैं, वांछित फॉर्म को दूर करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। ये देखिए होता क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा जन्म ले लेगा या टेस्ट ट्यूब में पलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम हम करते क्या है, ओवम लेंगे केकरा से, फीमेल से हम ओवम ले लेंगे, अंडाणु ले लिए, स्पर्म ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस दोनों को फ्यूजन कराते हैं। कहाँ पर जी, लैब में, यानी कि शरीर के बाहर इसको फ्यूजन करा लिए, बन गया क्या, यूग्मनस, लैब में बना लिए। और उसको क्या किया जाता है, माँ के घर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें फीमेल से अंडाणु ले लेंगे, मेल से स्पर्म लेंगे, दोनों को मिलाएंगे लैब में, जैगोट बना के फिर से क्या करेंगे, माँ के घर में हस्तांतरित कर देंगे और बच्चा पलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसी को हम लोग टेस्ट भी प्रोग्राम कहते हैं। अब नीचे लिखे हैं कि निषेचन भी दो तरह से हो सकता है इसमें, एक होता है पात्र निषेचन, एक होता है जीव निषेचन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो, याद रखना बिल्कुल आसान है। एगो याद रखिए, इन विवो, विवो मोबाइल है, इसको हम कहाँ रखते हैं, जेब के अंदर, यानी कि शरीर के अंदर। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इन विवो में क्या होगा, शरीर के अंदर निषेचन होगा, और इन विट्रो में शरीर के बाहर। तो आप क्या लिखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए पात्र निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आपको लिखिएगा कि अगर निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर, बिल्कुल शरीर के मतलब वातावरण जैसा स्थिति में अगर निषेचन हो रहा है तो उसको हम लोग पात्र निषेचन कहते हैं। जीव निषेचन मतलब क्या, शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है। बस आसान है, इसी तरह सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वही हम लोग पढ़ते हैं कि शरीर के बाहर जो निषेचन होता है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, मतलब कौन कौन सा प्रक्रिया होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, और जो शरीर के अंदर होता है इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। आइए इसको लिख लीजिएगा, बस 5 मिनट और रुकिएगा, फिर आपका लेक्चर खत्म, यानी कि चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। कोशिश करते निपटाने का। चलिए छापिए एकरा। आइए अब हम एक एक करके जान लेते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि हम आपको बता दिए कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, शरीर के बाहर निषेचन होगा, इन विवो में शरीर के अंदर होगा। तो इन विट्रो के अंदर देखिए क्या क्या आता है, जिप्ट आता है। नाम सुनिएगा ध्यान से, अब समझ पाइएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जिप्ट का पूरा नाम क्या होता है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम से पता चल रहा है कि जायगोट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे जी, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि डिम्बवाहिनी नलिका में। देखिए क्या लिखा है, युग्मनज अंतः डिम्बवाहिनी हस्तांतरण। इसमें क्या करते हैं, वाइफ से अंडाणु लेते हैं। अभी बताना तो नहीं पड़ेगा, वाइफ से हम अंडाणु लेते हैं, लिखना भी पड़ेगा, लिख देते हैं अंडाणु आइए शुक्राणु। तो यार तक होशियार हो गया होगा बहुत तेज, जननों पढ़ लिया है, जनन स्वास्थ्य पर है। तो हम वाइफ से अंडाणु लेंगे, हस्बैंड से शुक्राणु ले लेंगे, और इसको शरीर के बाहर क्या करेंगे जी, युग्मनज बनाएंगे। और अगर यह युग्मनज जब 8 ब्लास्टोमियर का होगा तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि डिम्बवाहिनी नलिका में हस्तांतरित कर देंगे। फिर से सुन लीजिएगा, भाषा नहीं लिखें लेकिन आपको पूरे समझ आएगा। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या करेंगे, महिला से अंडाणु लिए, पुरुष से हम शुक्राणु ले लिए, उसको शरीर के बाहर क्या करेंगे, निषेचन करेंगे, जायगोट बनेंगे। जब जायगोट में आगे चलकर डिवीजन होगा तो जब 8 ब्लास्टोमियर तक का कोशिका होगा, जो जनन पढ़ेंगे ओकरा पता चल रहा होगा, तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिम्बवाहिनी नलिका में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज अंतर डिम्बवाहिनी हस्तांतरण। तो आप क्या लिखिएगा कि अगर युग्मनज, यानी कि अगर युग्मनज आगे विभाजित कर करके अगर वह 8 ब्लास्टोमियर तक का होगा तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डिम्बवाहिनी नलिका में हस्तांतरित कर देते हैं, जिसे हम युग्मनज अंतर डिम्बवाहिनी हस्तांतरण कहते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, यानी कि अंतःगर्भाशयी हस्तांतरण। अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का होगा, ये युग्मनज आगे चल के विभाजित करके बनेगा, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का होगा तो उसको हम डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, गर्भाशय में, तो उसी को हम कहेंगे अंतःगर्भाशय हस्तांतरण। ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। उसको देखिए क्या लिखे, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्म का स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करेंगे, शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट किया जाता है। अगर किसी के शुक्राणु में क्या है, गति कम है, वो मोटिलिटी उसमें कम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुरुष से क्या करेंगे, शुक्राणु लेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, अंडाणु में इंजेक्ट कर देंगे। उसी को हम कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब आइए नेक्स्ट हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो शरीर के अंदर होगा, इसके अंदर आता है जिप्ट, GIFT, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखिए जिप्ट पढ़ने में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ जिप्ट का मतलब जैगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ जी फॉर गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जैगोट और गेमीट में अंतर है, जैगोट हो गया द्विगुणज में, जो कि शुक्राणु अंडाणु मिलने के बाद बनता है, गेमीट हो गया अगुणित, शुक्राणु या अंडाणु। यहाँ क्या लिखा है, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतर डिम्बवाहिनी हस्तांतरण। इसमें हम क्या करते हैं, आइए फिर से समझिएगा, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या लिखे हैं, जिप्ट लिखे हैं, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतर डिम्बवाहिनी हस्तांतरण। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए गेमीट लिखे, याद रखिएगा शुक्राणु या अंडाणु का बात चल रहा है यहाँ पर। तो युग्मक अंतर डिम्बवाहिनी हस्तांतरण, इसमें हम क्या करेंगे, एक महिला है वह खुद अंडाणु नहीं बना सकती है, लेकिन वो उसके अंदर वो क्षमता है कि वो खुद के अंदर क्या कर सकती है जी, निषेचन करके, मतलब वो बच्चा को पाल सकती है।
तो हम क्या करेंगे, किसी एक महिला, ऐसा महिला को लेंगे जो अंडाणु बना सकती है, और दूसरे महिला को ऐसा लेंगे जो अंडाणु तो खुद नहीं बना सकती, लेकिन उसके अंदर ये क्षमता है कि बच्चा को मतलब पाल सकती है, गर्भ धारण कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक महिला से अंडाणु निकालेंगे और उसके क्या करेंगे, उसके फिलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देंगे अंडाणु को, ठीक। देन उसके बाद शुक्राणु ट्रांसफर किया जाएगा, निषेचन हो जाएगा, भौवा पलने लगेगा। उसके बाद देखिए क्या लिखे, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या करते हैं कि किसी पुरुष का हम शुक्राणु लेंगे जिसका शुक्राणु इमोर्टल है, इमोर्टल कहते हैं सॉरी, उसमें मोटिलिटी नहीं है, यानी कि उसमें गति नहीं है, किसी कारणवश वो क्या कर रहा, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, अंडाणु तक नहीं पहुंच पा रहा, तो हम उसका क्या कर लेंगे, स्पर्म लेंगे और उसके क्या करेंगे, डायरेक्ट जो महिला का गर्भाशय है वहां ट्रांसफर कर देंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। नोट में बस एक टर्म देख लीजिए, फिर चैप्टर खत्म। सरोगेट मदर क्या होता है, वह महिला जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है। सरोगेट मदर कहने का सिंपल मीनिंग है कि एक कोई महिला है जो खुद तो अंडाणु बना सकती है, लेकिन वो उसके खुद के अंदर वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, किसी समस्या की वजह से, इंडोमेट्रियम का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई और रीजन की वजह से। तो हम क्या करेंगे, है ना, समझिए, ये A है, ये B है, ये कोई C है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये कोई अदर महिला है, अदर महिला। हम बोल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस महिला के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर से सुनिएगा, हम निषेचन कहाँ कराएंगे, शरीर के अंदर कराएंगे। हम क्या करेंगे, इस महिला से अंडाणु लेंगे और इस महिला के अंडाणु को भेज देंगे कहाँ, यहाँ इस महिला के गर्भाशय में, फिलोपियन नलिका में भेज देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस हस्बैंड का जो इसका जो शुक्राणु लेंगे फिर इसके में ट्रांसफर कर देंगे और फर्टिलाइज हो जाएगा। फिर इस महिला का जो जानकारी उसको गुप्त रखा जाएगा 9 महीना तक के लिए, मतलब आगे भी, उसके बदले में इसको पैसा भी दिया जाता है। फिर एक 9 महीना तक बच्चा को पालेगी, फिर बच्चा को जन्म दे देगी और ये दोनों कन्या दूल्हा का बच्चा दे देगा, ये फ्री हो जाएगी, इसको पैसा मिल गया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। ढेर सारी सेलिब्रिटी सब ये सरोगेट मदर को मतलब ये परस्यू करती है पैसा दे करके। तो यहाँ हमारा चैप्टर हो गया खत्म। जनन स्वास्थ्य हम लोग पढ़ के खत्म कर लिए हैं। ये लेक्चर आपका 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा। देन आप कल संडे है, कल अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कल समय मिल पाया तो हम कल 6 बजे आके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं तो मंडे को हम लोग 6 बजे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू होने वाला, मेन मतलब क्लास 12 का सबसे बढ़िया जी का पढ़े में सब बच्चा को मौत आता है, जिसका नाम है अपना जेनेटिक्स, जिसमें हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ना शुरू करेंगे संडे, यानी कि ट्यूसडे से आपका 6 बजे से फिर से लेक्चर अपलोड होगा जेनेटिक्स का। तो आप लोग जनन स्वास्थ्य अच्छे से पढ़ लीजिएगा, NCERT पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा। 6 बजे हम लाइव आके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल नहीं तो मंगलवार को। तो आप जुड़ के क्वेश्चन हमारे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि क्रैश कोर्स में हम आपको पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे। हमारे पास समय पर्याप्त है, घबराना नहीं, आपको धीरे धीरे पढ़ते जाना है। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।